नमस्कार, वक्त है सेहत का और मैं हूं आपके साथ सोनल। आज हम सेहत में बात करने जा रहे हैं टीबी। जी हां, टीबी रोग के बारे में, जिसे ट्यूबरकुलोसिस की या कहें कि इसको क्षय रोग भी कहा जाता है। आपको बता दें कि हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, जो भारत समेत पूरे विश्व के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य भी रखा है और इसके लिए 2023-24 में 3400 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया था। सभी सरकारी अस्पतालों में टीबी का इलाज मुफ्त में किया गया और मरीजों को इलाज के दौरान हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। लेकिन हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WHO की रिपोर्ट ने इस लक्ष्य को और मुश्किल कर दिया। ट्यूबरकुलोसिस पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर R.K. पांडा, जो कि श्री वेंकटेश स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हैं। रायपुर से अपना कीमती वक्त साझा कर रहे हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर पांडा आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। और सबसे पहले जाहिर तौर पर हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि टीबी, देखिए मुझे याद है पांडा जी, जब हम बहुत छोटे थे तो उस दौरान पिक्चरें आती थी, तो कोई गंभीर रोग के बारे में जब किसी डायरेक्टर को बताना होता तो वो टीबी ही बताता था। खांस रहे हैं और अचानक से खून निकल रहा है खांसी में, और लोग एकदम शॉक्ड हो जाते थे। वो उस वक्त से गंभीर बनी हुई है, तो क्या इसे ये समझें कि आज भी वही स्थिति में है? नहीं, हम जो पुराने ज़माने का टीवी था और आज के टीवी में हम बहुत अंतर आ गया है, क्योंकि अभी बहुत सारे कारगर दवाइयाँ हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे कि हम बहुत अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कि टीबी किसको है किसको नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि उस वैसे ही है, बहुत आगे बढ़ चुका है साइंस। तो मतलब बहुत सारे इलाज आ गए, बहुत सारे नए मेडिसिन आ गए टीबी में, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो WHO चेता रहा है, इस पर कितना हमको विचार करना चाहिए? हाँ, डेफ़िनेटली, क्योंकि अब क्या है कि ना, जांचें ईज़ी हो गई हैं, पहचान हो गई है, तो अब आंकड़े भी बहुत जल्दी मिलने लगे हैं। पहले क्या होता था, पहले भी केसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन क्योंकि जांच नहीं था, आंकड़े एकत्र करने का कोई समाधान नहीं था, कोई सूत्र नहीं था। अब क्या है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके तहत सभी टीबी मरीजों को की जानकारी मिलती है, सरकार को डाटा मिलता है, क्योंकि ये एक नोटिफाइबल डिजीज़ है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर भारत में कोई भी मरीज या कोई भी व्यक्ति टीबी की दवाई या टीबी से डायग्नोसिस होता है, उसका डाटा सरकार के पास जाती है कि ये व्यक्ति टीबी से ग्रसित है। तो इसलिए हमारे पास फुल प्रूफ डाटा है। इस कारण से नंबर्स थोड़ा सा ज़रूर बढ़े हैं, दिख रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमको सब मरीज मिल रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे डॉक्टर साहब, इसे तपेदिक भी कहते हैं, इसे यक्ष्मा भी कहते हैं, इसे क्षय भी कहते हैं, टीबी तो कहते ही हैं जी। तो ये रोग दरअसल होता कैसे, इसकी शुरुआत कैसे होती है? टीबी एक संक्रमण वाली बीमारी है, मतलब बलगम, मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से ये होता है व्यक्तियों को, और अधिकतर देखा गया है ये बलगम या खांसी के द्वारा फैलता है, जिसमें कि अपने अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो नॉर्मली अपन ये सोचते हैं कि टीबी, जब भी सोचते हैं तो व्यक्तियों से बात करते हैं तो वो एक ही समझता है कि खांसी वाली जो बीमारी होती है वो टीबी हो सकती है। हाँ, ये डेफिनेटली करेक्ट है, सही बात है कि जो खांसी वाली बीमारी है उसमें अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो तो उसमें टीबी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस कारण से जो व्यक्ति को टीबी हो और बलगम वाली टीबी हो, फेफड़ों वाली, वो दूसरे को संक्रमण कर सकता है। ये इस तरह से फैलता है अधिकतर। जी जी। तो जैसे आपने कहा कि चूंकि ये संक्रमण है और जाहिर तौर पर छाती और इससे जुड़ा हुआ है, तो एक सामान्य खांसी और टीबी की खांसी में हम कैसे उसके अंतर को पहचानें कि ये टीबी हो सकता है और ये एक सामान्य खांसी है? जो नेशनल प्रोग्राम है या WHO का रिकमेंडेशन है, जो ये है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, बलगम या बगैर बलगम के, शाम को बुखार आना, वजन घटना, खाने भूख ना लगना, ये अधिकतर देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे व्यक्तियों में अधिकतर हम लोग टीबी की जांच या बलगम की जांच करवाते हैं, जिसमें कि टीबी के जीवाणु के लिए खोजा जाता है। जी डॉक्टर साहब, हमने ये तो जाना आपसे कि कैसे होती है ये, लेकिन इसके कारण क्या होते हैं? मतलब ये क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री है तब हो सकती है, या संक्रमण की चपेट में आने से तो होती है क्योंकि ये संक्रामक रोग है? ये होती क्यों है? बॉडी में किस तरह की कमियां होती हैं जब ये टीबी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं? देखिए, टीबी एक संक्रमण वाली बीमारी है, और अगर देखा जाए, जब भी कोई व्यक्ति अगर खांसता है, टीबी मरीज,
वो दूसरों को संक्रमण दे सकता है। जी। लेकिन इसमें ये है कि ये संक्रमण होते ही सही, जैसे सभी बीमारियां, जैसे आज खांसी हुआ, संक्रमण हुआ, 2-3 दिन में ये सिम्टम्स दिखाते हैं। लेकिन टीबी रोग में ये नहीं है। टीबी रोग में ये होता है कि आता है व्यक्ति को, वो तुरंत संक्रमण नहीं दिखाता है। इसमें बहुत कभी कभार 6 महीना, साल भर, 2 साल या ज़िंदगी में कभी भी ये संक्रमण या रोग दिखा सकता है। तो इसमें मेनली जो देखा गया है, इम्यूनिटी जो कि प्रतिरोधक क्षमता अगर व्यक्ति की कम हो, उस व्यक्तियों में टीबी के लक्षण आने लगते हैं। इसमें ये जानना जरूरी है कि टीबी संक्रमण होना और टीबी रोग होना दोनों अंतर है। टीबी संक्रमण होना मतलब एक व्यक्ति के अंदर में टीबी के जीवाणु आना है, लेकिन ये व्यक्ति वो नहीं होते जो रोगी हैं। रोगी तब होता है जब व्यक्ति को कोई सिम्टम्स या साइन आए जो कि टीबी रोग से मेलन खाए, उसको हम लोग टीबी रोग बोलते हैं। तो इसलिए संक्रमण और रोगी में अंतर रहता है, ये पर्टिकुलरली इस बीमारी में। जी डॉक्टर साहब, शुरुआती लक्षणों की यदि बात करें तो वो कैसे होते हैं? टीबी यदि हम उसका शिकार हो गए हैं तो शुरुआती लक्षण वो कौन से होते हैं जिसके बाद हमें सचेत होने की ज़रूरत है? मुझे लगता है एक तो खांसी, जैसे आपने कहा कि 2 हफ्ते तक यदि चल रही है, इसके अलावा भी कोई बॉडी में परिवर्तन होता है क्या? हाँ, वजन घटना होता है, भूख नहीं लगना। इसके साथ मैं और जानकारी भी देना चाहूँगा। जैसे हम लोग अधिकतर ये धारणा है कि टीबी रोग मतलब फेफड़ों का ही रोग होता है, लेकिन ये नहीं है। हाँ, मोस्ट कॉमन जो टीबी होती है वो फेफड़ों में होती है 80%, लेकिन 20% जैसे फुफ्फुसीय कहते हैं क्या टीबी? पार्डन, फुफ्फुसीय टीबी कहते हैं जिसको, जो आम है। हाँ, फेफड़ों फुसफुस से टीबी। जुड़ी। हाँ एक्चुअली लंग्स को हिंदी में अपन फुसफुस बोलते हैं, जी। तो इसको फेफड़ों का या फुसफुस टीबी बोलते हैं। जी। ये 80% है, जी। लेकिन आम जनता में 20% ऐसे भी टीबी होती है जो कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जिसको टीबी बोलते हैं, मतलब फेफड़ों से बाहर। तो इस कारण से ये नहीं समझना चाहिए कि खाली टीबी फेफड़ों को ग्रसित कर सकती है। ये सभी ऑर्गन को ग्रसित कर सकती है, खाली नाखून, बाल और दांत को छोड़ के टीबी कहीं पे भी हो सकता है। इसका अच्छा। मतलब ब्रेन टीबी हो सकता है, बोन टीबी हो सकता है, लंग्स में तो हमको पता ही है, लिम्फ नोड मतलब गठानों का टीबी हो सकता है, पेट का टीबी हो सकता है, गर्भाशय का टीबी हो सकता है, यूरिनरी टीबी हो सकता है, स्किन टीबी हो सकता है। मतलब आप ये देख सकते हैं कि कोई ऑर्गन ऐसा नहीं बचता जिसमें टीबी ना हो सके। और आपने बताया 80% तो फेफड़ों से जुड़ी है, और बाकी यही टीबी के प्रकार भी हैं डॉक्टर साहब जो आपने बताया अलग अलग? हाँ, ये कुछ इसको और भी इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? मेनली यही टीबी है। मतलब आपको जेनेटो यूरिनरी, जो कि जेनेटल और यूरिनरी मतलब किडनी और गर्भाशय से रिलेटेड रहते हैं, पेट के रहते हैं। तो इसके लक्षण डिपेंडिंग अपॉन कौन से ऑर्गन के हुए हैं उसके आधार पे हमारा सिम्टम्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन टीबी हुआ है, जो कि न्यूरोलॉजिकल टीबी या स्पाइन टीबी जब भी बोलते हैं हम लोग, तो उसमें मेनली न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होता है। मतलब सर दुखना, चक्कर आना, बेहोशी होना, इधर उधर के बातें करना, बड़बड़ाना। तो इस प्रकार के अगर लक्षण है, साथ में भूख ना लगना और खांसी नहीं है, तब भी हम लोग को ऐसे व्यक्तियों को टीबी हो सकती है, जिसको कि अपन ब्रेन टीबी बोलते हैं। उसी प्रकार से अपन देखें पेट में गठाने हो जाना, पेट मरोड़ना, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन, मतलब मोशन नहीं होना, तो इस प्रकार का टीबी को एब्डोमिनल टीबी बोलते हैं। और टीबी छोटे बचपन से, मतलब इवन आप जब नया नवजात शिशु बॉर्न होता है वहाँ से लेकर बुजुर्गों किसी को भी हो सकता है, जो कि अपन जब बचपन में बोलते हैं तो नियोनाटल टीबी बोलते हैं, जो कि एकदम बचपन में होता है, जो कि गर्भाशय में भी पेशेंट को, अगर माँ को टीबी है तो बच्चे को भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, मतलब मेरा अगला सवाल यही होता कि उम्र से कितना संबंध है इसका, चूंकि आपने तो सर जैसे बचपन में बच्चे को हो जा रहा है, गर्भाशय से ही यदि जो बच्चा है वो अपने साथ लेकर आ रहा है, तो उसको कैसे पहचाना जाता है फिर? पहला तो ये है कि गर्भाशय टीबी उसी बच्चे को हो सकता है जिसके माँ को टीबी हो पर्टिकुलरली। तो इस कारण से इन केस अगर ऐसा परिस्थिति आती है कि माँ को खांसी, कफ या कुछ भी इस प्रकार का तकलीफ हो रहा है, या कोई भी लक्षण टीबी के हैं, तो टीबी की दवा गर्भाशय माताओं को भी दिया जा सकता है। और ये जितनी भी टीबी की दवा हैं, मेनली फर्स्ट लाइन ड्रग्स बोलते हैं हम लोग, 4 ड्रग्स होते हैं, ये गर्भाशय या प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत ही सेफ है, 100% सेफ है। बहुत सारे व्यक्तियों को नहीं मालूम, बहुत सारे डॉक्टर्स भी इवन जो
रहते हैं उनको भी नहीं मालूम। तो ये आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा कि ये टीबी की दवा प्रेगनेंसी में सेफ़ है, और अगर माँ टीबी की दवा ले लेती है तो बच्चे को टीबी की संक्रमण या गर्भाशय में होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। डॉक्टर साहब, हेरिडिटी भी कभी हो सकती है, ये तो एक विषय रहा कि संक्रामक है तो वो चूंकि गर्भ में बच्चा है तो उसे संक्रमण हो सकता है, लेकिन कभी किसी जनरेशन में रहा हो उसके बाद हो, ये संभावना भी रहती है क्या? नहीं, हेरिडिटी टीबी नहीं देखा गया है। हाँ। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जरूर देखा गया है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मतलब घर में किसी व्यक्ति को अगर टीबी है तो अगर वो खांस रहा है और उसको बलगम वाली टीबी है, जो कि खांसी वाली टीबी है जिसमें बलगम में जीवाणु है, ये अपने घर वालों को, व्यक्तियों को जरूर फैला सकता है। हाँ, तब तो आपको सतर्क रहना ही है। हाँ, नहीं, उसके साथ और एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी जो नेशनल प्रोग्राम चल रही है, अगर घर के व्यक्तियों को किसी को भी टीबी होती है तो उनके घर के जितने सदस्य हैं उनको भी दवा दी जाती है नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत, ताकि उनको फ्यूचर में टीबी ना हो। तो ये भी ध्यान रखना जाए कि अगर घर में किसी को टीबी है और आपको टीबी की दवा लेने का यानी प्रिकॉशनरी लेने के लिए बोला जाता है तो आप जरूर लें। सर, ये जो नेशनल प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आपसे समझना ये है कि फिर अब टीबी, चूँकि ये एक ऐसा रोग है जिस पर चिंतित पूरा विश्व है, इसका परमानेंट इलाज और क्या क्या इलाज है? देखिए, परमानेंट इलाज एक ही है। पहला चीज़ तो बोलूँगा कि अगर कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित है या उसको पता है, अपना दवाई पूरा खाए। पहला चीज़, इधर उधर मतलब जैसे हमारा आदत है कि थूक देना खांसने से, कहीं पे भी कफ फेंक देना, वो ना करें। क्यों? क्योंकि टीबी के जीवाणु अधिकतर बलगम में ही रहते हैं। आपको खांसी आई, आपने खुले में खांस दिया, कहीं पब्लिक प्लेस में खांस दिया, कफ कहीं पे भी डाल दिया, तो ये दूसरे व्यक्ति को संक्रमण कर सकता है। जो कि डाटा देखा गया है, अगर एक व्यक्ति को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो वो 100 व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर सकता है जब तक वो दवाई नहीं लेता है। तो इसके लिए पहला चीज़ दवाई, और संपूर्ण दवाई, मतलब इसकी कोर्स जो होता है 6 से 9 महीने का रहता है, तो संपूर्ण दवाइयाँ लें, कोई भी दवाइयों को बीच में ना छोड़े, ये समझ के कि आप अच्छे हो गए, मेरे को अच्छा लग रहा है, और बीच में दवाई नहीं छोड़ें। जी, तो 6 से 9 महीने का जो ये कोर्स है, यदि आप उसे पूरा ईमानदारी के साथ कंप्लीट करते हैं, नियमित करते हैं, तो फिर क्या ये समझाना चाहिए कि फिर टीबी का खतरा पूरी तरीके से हट जाता है? हाँ, उस समय के लिए हट जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ये संक्रमण वाली बीमारी है, मतलब ऐसा है कि कोई नया व्यक्ति टीबी का आपके संपर्क में आता है, वो फिर खांसता है, तो ये आपको फिर हो सकता है। नहीं, मतलब मैं पर्टिकुलर उस पेशेंट की बात कर रही हूँ जिसने दवाएं ली हैं 6 से 9 महीने ठीक अगर होने 6 के से लिए। 9 महीने सही तरीके से लिया, जिस प्रकार से डॉक्टर्स बोलते हैं, तो उसमें 97 to 98% सक्सेस रेट देखा गया है। जी, डॉक्टर साहब, जांचें कौन कौन सी होती हैं इसके लिए पहले, क्योंकि जांच करेंगे उसके बाद फिर हम इलाज पर पहुंचेंगे, तो सिर्फ दवा इसका इलाज है? एक तो जांचें कौन कौन सी, और कुछ और भी इलाज है? पहला चीज़ तो जांचें। अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको प्रकार बताया है फेफड़ों का टीबी, अगर फेफड़ों का टीबी है तो सबसे इम्पोर्टेंट जांच जो होता है बलगम जांच। बलगम जांच में 2 प्रकार का होता है, एक AFB स्टेन और एक तो CB नैट। ये 2 प्रकार की जांचें होती है बलगम में। अगर 2 हफ्ते से जिसको खांसी ज़्यादा हो, वो ये बलगम जांच करवा लें अपना। और ये बलगम जांच बिल्कुल मुफ्त होता है, सभी सरकारी केंद्र में उपलब्ध है, और गांव-गांव में सभी PSC तक में उपलब्ध है। तो इसलिए सबसे पहले तो अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो अपना बलगम जांच करवाएं, डॉक्टर से मिलें। अगर इन केस अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जैसे मैंने बोला दूसरा लिम्फ नोड हो गया, CNS हुआ और एब्डोमिनल हुआ, तो इसकी भी जांच होते हैं। सेम जांचें होती है, लेकिन मटेरियल चेंज आता है। जैसे पेट का हुआ और पेट में पानी भर गया टीबी के कारण, तो पानी का जांच होता है। फेफड़ों में पानी भर गया तो पानी का जांच किया जाता है टीबी के लक्षण देखने के लिए। और अगर ब्रेन टीबी है या स्पाइनल टीबी है तो रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के जांच किया जाता है। सेम AFB और CB नैट किया जाता है। जी, डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जैसे आपने बाकी टीबियों के बारे में बताया है, तो उसके लिए भी जांचें, मतलब कैसे पता चले कि हमें इस, जैसे आपने स्किन की एक बात की, तो स्किन का टीबी हो गया, तो इसके लिए भी जांच कुछ अलग तरह की होगी, या उसमें स्किन में हमें क्या लक्षण दिखेंगे? क्योंकि एक तो खांसी वाली हुई तो हमें खांसी आ रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, खून आ रहा है उसके साथ, वो पता चलेगा। स्किन के लिए भी इसी तरह का वो रहेगा ट्रीटमेंट, या कुछ अलग रहेगा? ट्रीटमेंट कोई भी प्रकार का टीबी हो, ब्रेन से लेकर फेफड़े, गर्भाशय, किसी भी टीबी का इलाज तो एक ही है सभी जगह।
जी। जांचें अलग रहती हैं। हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्किन में है, तो स्किन में नॉर्मली हम जो देखते हैं वो अल्सर देखते हैं। हम टीबी अल्सर, टीबी ट्यूबरकुलर अल्सर लीजन्स देखते हैं जो कि अल्सर टाइप के होते हैं। तो उसका हम बायोप्सी लेते हैं और उसको जांच के लिए भेजा जाता है पैथोलॉजिस्ट के पास और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास, और उन लोग देख के कंफर्म करते हैं कि ये स्किन टीबी है और इसको टीबी की दवाइयों की आवश्यकता है। तो डॉक्टर साहब सिर्फ दवाएं खानी है इलाज में या कुछ होता है और भी? देखिए एकदम क्लियर कट है, टीबी का अगर इलाज है, संपूर्ण इलाज, तो दवाइयाँ हैं, लेकिन इसके साथ और कुछ कुछ भी है। जिस प्रकार से बहुत सारे इतने सालों के एक्सपीरियंस से, मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट से ये पता चला टीबी होने का मुख्य कारण जो है वो इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना है। कमजोर किस प्रकार से होता है? 2-3 प्रकार के होते हैं। एक न्यूट्रिशन, मतलब खाद्य। हाँ। अगर खान पान ठीक नहीं रहे तो नेचुरली किसी भी व्यक्तियों को प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाता है। तो पहला चीज़ तो टीबी की दवाई के साथ अच्छा खाना खाना जरूरी है, जिसके द्वारा कि आपने बताया भी अभी शुरुआत में कि प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा 1000 रुपया प्रति व्यक्ति जाता है ताकि वो खाए। दूसरा, अगर आप डायबिटीज़ या और कोई अन्य रोग जैसे कोई एंटी कैंसरस ड्रग ले रहे हैं या आप HIV से ग्रसित हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी टीबी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ कंट्रोल करिए, ठीक ठाक दवाइयाँ लीजिए। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए इंसुलिन लीजिए, सो दैट, क्योंकि आप जब टीबी से ग्रसित होते हैं तो आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो उस समय में हमको कभी कभार मरीजों को इंसुलिन देना पड़ता है। तो उस समय घबराइए नहीं कि अरे इंसुलिन एक बार लग गया और ज़िंदगी भर लगेगा। तो ये सब चीज़ें का ध्यान रखना है। खाली दवा नहीं, दवा के साथ खान पान, आपका कोई दूसरा बीमारी है तो उसकी भी दवाइयाँ रेगुलर लेनी है और कंट्रोल रखनी है। डॉक्टर साहब, ये भी समझना है कि जब आप दवाएं लें तब आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है या घर पर भी इसकी नियमित दवाएं ली जा सकती हैं, और कितने अंतर में फिर डॉक्टर को दिखाना होता है? ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली टीबी की दवा, अगर मरीज टीबी से ग्रसित है, नॉट सीरियस मतलब उसको ऐसा गंभीर टीबी नहीं हुआ है, खाली खांसी वाला टीबी हुआ है, वजन घटा है, ऐसे व्यक्तियों को नॉर्मली घर में इलाज किया जाता है, जो कि देखा गया है 90 से 95% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जिसको गंभीर टीबी है, गंभीर टीबी मतलब फेफड़ों में पानी भर गया है, अगर न्यूरोलॉजिकल टीबी मतलब ब्रेन टीबी है, अगर पेट के अतड़ियों में गठान आ गई हैं, वैसे वाले व्यक्तियों में अगर घाव है बहुत बड़ा, तो वैसे वाले टीबी मरीजों को हम नॉर्मली भर्ती करते हैं, उनको थोड़ा सेहतमंद करते हैं। और अगर एक और चीज़ बोलूँगा, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो वैसे पेशेंट को हम भर्ती करते हैं ताकि उनको थोड़ा सा पहला 10-15 दिन इलाज ठीक से हुए। जब उनका प्रतिरोधक क्षमता, उनकी ताकत बढ़ जाए, तब फिर हम छुट्टी करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, नेशनल प्रोग्राम के बारे में आपसे समझना है, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, और ऐसे में ये जो चल रहा है ये किस तरह पूरे देश में चल रहा है? जो लोगों को अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से वो जानकारी वहाँ तक पहुँचे। और इसमें जैसे आपने बताया कि 6 से 9 महीने तक दवाएं खानी पड़ती है, तो परिवार के लोगों को भी देते हैं चूँकि एक संक्रामक रोग है ये, तो क्या उनको भी 6 से 9 महीने तक ये दवाएं खानी पड़ती है? असल में ये होता कैसे है और इसके लिए किस तरह से आप जागरूक करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पहला चीज़ तो बोलूँगा कि क्योंकि अभी हमारा सरकार के द्वारा एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, स्वयं प्रधानमंत्री जी इसके अगुवाई कर रहे हैं, और अभी तो उनका ये भी चल रहा है कि 100 डेज़ प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि उनको टारगेट है कि जितने टीबी मरीज है सभी को इलाज मिले, एक साथ मिले और एक साथ देखा जाए, उनका इलाज शुरू किया जाए। तो पहला चीज़ तो ये जो भी जांचें हैं टीबी प्रोग्राम के अंडर में और टीबी के मरीजों के लिए, वो 100% मुफ्त किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित लग रहा है, उसको कोई डॉक्टर के पास गया है, उसको भी लग रहा है कि ये व्यक्ति टीबी से ग्रसित है, तो अभी कुछ जगहों पे सुविधा ये भी की गई है कि एनजीओ द्वारा या लोगों के द्वारा जा रहे हैं, उनके घर से बलगम लिया जा रहा है और उसका जांच करके उनको डायरेक्ट टीबी की दवा घर में पहुंचाई जा रही है। मतलब जो व्यक्ति नहीं आ पा रहे हैं अपना बलगम जांच करने के लिए, इलाज के लिए। तीसरा चीज़ है प्रोत्साहन राशि। अगर कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित हो गया और टीबी की दवाइयाँ शुरू हो गई, तो उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये का दिया जा रहा है ताकि वो खान पान ठीक से करें। इवन कुछ लोगों को और कुछ चाहिए, जैसे कुछ लोगों को न्यूट्रिशन बॉक्स भी दिया जाता है कुछ राज्यों में, कुछ जगहों में। और ये भी देखा जाता है कि वो बीच में दवाइयाँ बंद ना करें
और टेलीफोन द्वारा उनके साथ संपर्क किया जाता है। तो अभी डायरेक्टली ये है कि 100% फ्री इलाज दिया जाता है टीबी के मरीजों को नेशनल प्रोग्राम द्वारा। जांचें फ्री हैं, बस ये है कि आपको अपने मन से दवाइयाँ रेगुलर खानी है और बीच में नहीं बंद करना है। जी, तो रेगुलर खानी है दवाएं, बीच में बंद नहीं करना है, समय समय पे डॉक्टर को दिखाना भी है। डॉक्टर साहब, क्या इसका इलाज बहुत महंगा होता है? जो लोग सरकारी में नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि प्राइवेट में हो, तो क्या इसका इलाज बहुत महंगा होता है? मैं ये नहीं बोलूँगा इलाज महंगा या सस्ता, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा विकल्प है जो कि नेशनल प्रोग्राम द्वारा है और फ्री में है और अच्छे क्वालिटी के ड्रग्स हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि सरकारी दवाइयाँ लीजिए और डॉक्टरों से नियमित मिलिए। जी। प्राइवेट में भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, बहुत महंगी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि सरकार मुफ्त में दे रही है और मॉनिटरिंग करती है, और क्योंकि ये नोटिफाइबल डिजीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप सरकारी दवाई नहीं लेंगे तो अब भी नोटिफाई होगा। अगर प्राइवेट से भी लेंगे तब भी नोटिफाइबल डिजीज़ है, नोटिफाई करना ही है सरकार को, हमको किसी भी तरीके से। तो इस कारण से मैं तो ये बोलूँगा कि सरकारी दवाइयाँ लीजिए। हाँ, किसी कारणवश आपको प्राइवेट लेना पड़ा तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, टिप ऑफ द प्रोग्राम क्या होगा, या कहें कि टीबी पर यदि आपको ये ऐसी बात दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे जिसे लेकर आपको लगता है कि ये लोगों को पता होना चाहिए, ये पता नहीं है, तो वो क्या है? पहला चीज़ तो टीबी के साथ बहुत सारे धारणाएं हैं कि ये इलाज नहीं है, ये जैसे व्यक्ति को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। पहला चीज़, इसकी दवाई मुफ्त में मिलती है, सरकार के द्वारा मुफ्त प्रोवाइड करती है। कोई भी जांच अगर ज़रूरत पड़ता है वो भी मुफ्त होता है, और आपको अगर न्यूट्रिशन का ये का भी है तो वो भी मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप टीबी से ग्रसित हैं तो अपना इलाज 100% करिए, पूरा 6 महीने का दवाई खाइए। अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है डॉक्टर से मिलिए, उसका भी इलाज संभव है, उसका भी समाधान है। तो इसलिए मैं सभी को ये बोलूँगा कि अगर टीबी है बीच में दवाई नहीं बंद करिए और संपूर्ण इलाज करिएगा अपना। तो असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन संभव तभी हो पाएगा जब आप इसमें सरकार का और हमारे डॉक्टर्स का सहयोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सरकार ने नेशनल प्रोग्राम चला रखा है आपकी सुविधा के लिए, और ऐसे में अब आपको आगे आना है और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का जो लक्ष्य है उसमें साथ देना है, हमारे भारत को टीबी मुक्त बनाना है। डॉक्टर आर के पांडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए स्टूडियो में और आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। और इसी के साथ सेहत में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।